हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो है ये चौथा वीडियो है और तीसरा चैप्टर। आज जो है भारत की समुद्री सीमा और खाड़ियाँ, भारत की समुद्री सीमा और खाड़ियाँ, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत की समुद्री सीमा, आप इधर जानते हैं ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, और इधर जो है स्थल भाग है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से सीमाएं लगी हुई हैं। आज बात करनी है इस स्थलीय सीमा की और समुद्र में कितनी दूरी तक हमारा अधिकार है, इसकी बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये गुजरात में काठियावाड़ तक, तो ये कच्छ का हिस्सा है। कच्छ, यहाँ इसे कच्छ का तट भी कहते हैं, यहाँ इसे कच्छ का तट भी कहते हैं। यह हिस्सा सौराष्ट्र कहलाता है, तो इसे हम लोग सौराष्ट्र तट भी कहते हैं। लेकिन पूरे को हम लोग देखा जाए कि गुजरात के तट को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको काठियावाड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। अब यहाँ काठियावाड़ से लेकर ये जो महाराष्ट्र का हिस्सा है गोवा तक, यहाँ से लेकर गोवा तक, इसको हम लोग कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट। प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि कोंकण तट किसको कहते हैं, तो काठियावाड़ से लेकर यानी गुजरात से लेकर के और गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं। गोवा से लेकर मंगलौर तक, इसको हम लोग यहाँ से और यहाँ के बीच वाले हिस्से को कन्नड़ तट कहते हैं। कन्नड़ तट। उसके बाद मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक, इसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट। और मालाबार तट के बाद अगर हम लोग पूर्वी क्षेत्र में आते हैं तो कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु के तट को यानी पुलिकट झील तक, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है, तो कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक, इसको हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल। पुलिकट झील से लेकर आंध्र प्रदेश के तट को और महानदी के डेल्टा तक उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट। और उसके बाद ये महानदी के आगे उड़ीसा वाले क्षेत्र को, जो ये तटीय भाग है, इसको हम लोग कहते हैं उत्कल तट। जो जनगण मन में आता है उत्कल, वही है ये उत्कल तट। और उत्कल तट और ये पश्चिम बंगाल के तट को हम लोग, तो ये बंगाल के तट को हम लोग बैंगा तट कहते हैं। बैंगा तट। तट पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा। जैसे उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट। कोरोमंडल तट किस तट पर स्थित है? तो पूर्वी तट पर। किस राज्य के तट को कहते हैं? तमिलनाडु के तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट किस राज्य के तट को कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं। फिर कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कन्नड़ तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से लेकर मंगलौर तक। मालाबार तट किस राज्य पर स्थित है? तो केरल पर। तो ये तो हो गई तट की बात। अगर इन तटों की लंबाई देख लें तो इधर जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप है और यहाँ लक्षद्वीप।
तो ये मुख्य भूमि का जो तट है 6100 किलोमीटर, पहले के वीडियो में बताया जा चुका है आपको 6100 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि की तटरेखा और द्वीपों की तटरेखा को अगर देख लिया जाए तो हम लोग की कुल जो है तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। यानी भारत को अपने समुद्र तट पर 7516 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करनी पड़ती है समुद्र तट पर। तो ये हो गया 7516 किलोमीटर। अब बात करते हैं तो देखा जाए तो गुजरात का जो है तट की लंबाई भारत में सबसे अधिक है। तो गुजरात का जो हमारे राज्य हैं, गुजरात का तट जो है, गुजरात का इसकी कुल लंबाई 2214 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2214 किलोमीटर है। यानी सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा लंबाई अगर किसी की है तो गुजरात की, बात राज्यों की हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर राज्यों में ही सबसे छोटा तट किसका है देखा जाए तो वो है गोवा का, और गोवा का है 104 किलोमीटर। गोवा का 104 किलोमीटर, कहीं कहीं किताबों में 101 किलोमीटर भी दिया रहता है, इसका ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप, अगर अंडमान निकोबार द्वीप मतलब अगर ये तो हो गई राज्य की बात, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा। गोवा के तटरेखा की लंबाई 101 किलोमीटर और गुजरात के तटरेखा की लंबाई 2214 किलोमीटर। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे भारत के दो राज्य मतलब भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश केवल द्वीपों पर स्थित हैं। जैसे एक अंडमान निकोबार द्वीप है और एक लक्षद्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिसमें ये दो केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण रूप से द्वीपों पर स्थित है। इस अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप भी कहते हैं। इस अंडमान निकोबार द्वीप को मरकत द्वीप भी कहते हैं। द्वीपों की चर्चा द्वीपों के वीडियो मैंने अच्छे से कर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, रही बात कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अंडमान निकोबार है। इसकी तटरेखा की लंबाई 1912 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर है। अब देखा जाए कि सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 12.50 किलोमीटर। मतलब यहाँ ध्यान देना है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य छोटा तटरेखा वाला राज्य गोवा, लेकिन सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, और सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। तो ये तो हो गई बात तटरेखाओं की। तो ये आप संभवतः आपने नोट कर लिया होगा, आगे भी आएगा ये तटरेखाओं के बारे में चर्चा होगी। ज़रा मेनली जो बात करनी है, ये तो बात मैंने आपको इसलिए बता दिया, तटरेखा की बात थी इसलिए जो है इसकी चर्चा ज़रूरी थी। लेकिन अब आते हैं असली पॉइंट पर। खाड़ी, भारत में गुजरात में दो खाड़ी पाई जाती है जिसको हम लोग गल्फ कहते हैं, गल्फ। तो ये कच्छ की खाड़ी है। ये कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी। और ये जो है खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, ये दोनों गुजरात में पड़ जाते हैं।
कभी कभी पूछा जाता है कि कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है, खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी भी आपका गुजरात में स्थित है और खंभात की खाड़ी भी आपका गुजरात। ये हो गया कच्छ की खाड़ी और ये हो गया खंभात की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात। अब हम आते हैं यहाँ भारत और श्रीलंका के मध्य जो है, मैं जब द्वीप पढ़ा रहा था तो ये पंबन द्वीप है, उसके नीचे ये जो इलाका है ये है मन्नार की खाड़ी और इसके ऊपर पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों को अलग करता है। इसको बंगाल की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल कहते हैं। आप जानते होंगे जमीन का और जल का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जल का वह क्षेत्र जो तीन तरफ से स्थल भाग से घिरा हो उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। देखिए यहाँ भी जो है तीन तरफ से जो है स्थल भाग से घिरा हुआ है, ये भी जो है तीन तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है, यहाँ भी वही स्थिति है। उसके बाद ये इधर से चला आएगा और ये क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है इसलिए इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं और ये छोटा है इसलिए इसको गल्फ कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग समुद्र में हमारा अधिकार की बात। हर देशों का समुद्र में कुछ दूरी तक अधिकार होता है और जिससे कि वह संसाधन जो है समुद्रों से प्राप्त करता है। अनक्लोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी मतलब समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि 1982 में किया गया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी 1982। ये इसलिए जो है यह संधि किया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देशों ने मिलकर के यह संधि किया जिससे कि ये पता चल सके कि समुद्र ये स्थल भाग से समुद्र में कितनी दूरी तक किस देश का अधिकार है। जो देश समुद्र तट पर स्थित हैं तो आखिर कितनी दूरी तक समुद्र में उनका अधिकार है। तो इस चीज को जो है हमको समझने की जरूरत है। तो देखते हैं, मान लीजिए कि ये यहां से लेकर यहां तक 12 नॉटिकल मील, यहां से लेकर यहां तक 12 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्र की दूरी नापने की इकाई नॉटिकल मील होती है जिसको समुद्री मील भी कहते हैं। तो 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। 12 नॉटिकल मील की दूरी तक को कहते हैं हम लोग प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा में जो है संपूर्ण अधिकार दिया गया है। प्रादेशिक समुद्री सीमा की दूरी कितनी होती है? स्थल भाग से लेकर 12 नॉटिकल मील तक। एक चीज और समझने की जरूरत है, जो ये हम लोग मैप देख रहे हैं भारत का, ये तट रेखा ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, जैसे इस तरह से होता है। तो आखिर 12 नॉटिकल मील यहां से नापेंगे कि यहां से नापेंगे, ये समस्या है ना। इस समस्या को समाधान के लिए एक आधार रेखा खींच दी गई, इसको मिलाते हुए ये आधार रेखा, और आधार रेखा के अंदर ये जो जल दिखेगा इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक जल। क्या कहते हैं? आंतरिक जल। और ये जो आधार रेखा है, इसी आधार रेखा से हम लोग समुद्र की दूरी को नापते हैं।
तो यानी ये आधार रेखा से समुद्र की दूरी जो है 12 नॉटिकल मील की दूरी तक हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है भारत का अगर यहां तक है 12 नॉटिकल मील तक, तो इसमें क्या हमको अधिकार है? तो सीधी बात है, संपूर्ण अधिकार है। जितना हमको अपनी जमीन पर अधिकार है उतना ही हमको समुद्र में 12 नॉटिकल मील की दूरी तक अधिकार है। जो काम हम यहां कर सकते हैं वो काम हम यहां भी कर सकते हैं, कोई भी देश उसका विरोध नहीं करेगा। मतलब एक तरह से संपूर्ण अधिकार है। मछली मार सकते हैं, किसी भी संसाधन का दोहन कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र जो है संसाधनों का भंडार है। बहुत संसाधन पाए जाते हैं जिनके बारे में बहुत जानकारी हो भी चुकी है और अभी बहुत जानकारी नहीं भी हुई है। तो यहाँ तक का जो क्षेत्र होगा यानी 12 नॉटिकल मील की दूरी तक, यानी जो प्रादेशिक समुद्री सीमा हमारी है, ये यहाँ तक हमको संपूर्ण अधिकार है। उतना अधिकार है जितना कि हमको अपने भारत भूमि पर अधिकार है। दूसरी बात, इसके आगे 14 नॉटिकल मील की दूरी तक, इसके आगे 24 नॉटिकल मील की दूरी तक, ये मान लीजिए यहां तक, थोड़ा अधिक मैं बना रहा हूं आपको दिखाई दे, 24 नॉटिकल मील यानी 24 समुद्री मील की दूरी तक हमको कौन कौन सा अधिकार है, इसको क्या कहते हैं? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, इसी को कॉन्टिग्युअस जोन भी कहते हैं। और ये 24 नॉटिकल मील की दूरी तक, कभी कभी परीक्षाओं में आता है कि संलग्न क्षेत्र, समुद्र में तटरेखा से संलग्न क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? तो 24 नॉटिकल मील तक होती है। उसी तरह इसमें साफ सफाई का अधिकार, मैंने यहां लिखा है देखिए, साफ सफाई का अधिकार, मतलब आप साफ सफाई कर सकते हैं। यहाँ अगर गंदगी होती है तो आप इसकी साफ सफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा सीमा शुल्क वसूल करने का अधिकार, कोई भी विदेशी जहाज, पानी की जहाज अगर यहाँ चली आई इसके अंदर, तो उससे आप सीमा शुल्क वसूल सकते हैं। जैसे रोड पर चलते हैं या पुल पर जाते हैं तो आपसे शुल्क लिया जाता है, वैसे ही समुद्र में कोई भी विदेश की जहाज अगर इसके यानी 24 नॉटिकल मील के अंदर प्रवेश कर गई तो आपको उससे सीमा शुल्क वसूल करने का अधिकार मिल जाता है। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वित्तीय अधिकार और सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि समुद्र में सीमा शुल्क वसूल करने का अधिकार कितनी दूरी तक है? तो 24 नॉटिकल मील की दूरी तक है। जब भी प्रश्न आता है तो नॉटिकल मील में ही पूछेगा, यानी समुद्री मील में ही आपसे पूछेगा। वैसे इतना जान लीजिए कि एक नॉटिकल, दिख नहीं रहा होगा उधर, एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो यहां तक देखिए आपका जो है संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्युअस जोन, कहां तक? 24 नॉटिकल मील तक। क्या अधिकार है? साफ सफाई का अधिकार है। फिर क्या अधिकार है? सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है, वित्तीय अधिकार है। इसके बाद फिर आता है हम लोगों का तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको EEZ भी कहते हैं, ठीक है ना? इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है
यह जो है यहां से 200 नाटिकल मील की दूरी तक होता है। कितना? 200 नाटिकल मील। और इसके यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं, इस इलाके को अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या क्या अधिकार है? देखिए, संसाधनों के दोहन करने का अधिकार, मतलब आप यहां तक संसाधन का दोहन कर सकते हैं, भी समझाते हैं आपको। फिर उसके बाद नए द्वीपों के निर्माण से संबंधित अधिकार, यानी आप चाहे तो यहां नए नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार, यानी यहां आप वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकते हैं। मतलब ये कि इसमें आपको ये जानना है कि संसाधनों के दोहन करने का अधिकार, संसाधन मीन्स वह चीज जो मनुष्य के लिए फायदेमंद होती है, जिससे मनुष्य को लाभ होता है, उसको हम संसाधन कहते हैं। और आप जानते हैं कि समुद्र में बहुत संसाधन है, जैसे मछली मारना, इसके अलावा पेट्रोलियम निकालना, पेट्रोल भी एक संसाधन है। जैसे अभी भारत में जो है बॉम्बे हाई, मान लीजिए यहां है बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई से पेट्रोल निकाला जाता है। भारत का 65% पेट्रोल, भारत के कुल पेट्रोल का 65% पेट्रोल बॉम्बे हाई से निकाला जाता है। ठीक, इसी तरह आपको जो है मत्स्य, आप मछलियों को जो है यहाँ आप जाकर के पकड़ सकते हैं। कोई भी संसाधन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कोयला अगर नीचे दबा हुआ है तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। कोई दूसरा देश इसमें नहीं जाएगा निकालने के लिए। मेरा मतलब ये है कि यहाँ तक, यानी 200 नाटिकल मील की दूरी तक संसाधनों के दोहन करने का अधिकार सिर्फ भारत को है। कोई दूसरा देश अगर आकर के यहाँ से संसाधन निकालता है तो भारत उसका विरोध कर सकता है, विरोध करेगा भी। ठीक, उसी तरह जैसे नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार, आप जैसे हमारी मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है, अब जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन कम हो रही है, जमीन कम हो रही है तो आपकी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी इतना आगे कभी बढ़ गई कि आप नए द्वीप का निर्माण करना जान गए, तो आप यहाँ नए द्वीप का निर्माण भी कर सकते हैं, जिस पर मानव को बसाया जा सके, जिसका कोई विरोध नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह तो हमको संयुक्त राष्ट्र संधि के द्वारा मिला हुआ है अधिकार। तो यहाँ नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। अभी मुझे याद आया, चाइना में कुछ दिन पहले समुद्र में मिट्टी गिराना शुरू किया। उसकी पानी की जहाजें आती थी और मिट्टी गिराती थी, और एक ही जगह गिराती थी। काफी दिनों तक मिट्टी गिरती रही, साल भर, 2 साल, 3 साल तक वहां मिट्टी गिरती रही, और लोग ये सोचते रहे कि क्या कर रहा, आखिर ये चाइना कर क्या रहा है, क्यों मिट्टी गिरा रहा है। और धीरे धीरे वर्तमान समय में उसके 9 द्वीप तैयार हो गए, जहां पर वो अपना जो है सैनिक अड्डा बना रखा है। दक्षिणी चीन सागर की बात मैं कर रहा हूँ। वहां पर मिट्टी गिराते चीन ने क्या किया, नए द्वीपों का निर्माण कर दिया। अगर भारत भी चाहे तो यहाँ भी मिट्टी गिराते अगर नए द्वीप का निर्माण करेगा तो कोई भी देश इसका विरोध नहीं करेगा। ठीक, तो ये तो हो गया नए द्वीपों के निर्माण। अब याद आया, अभी जैसे ये अभी मैंने आपको बताया प्रादेशिक समुद्री सीमा, तो नीदरलैंड में, यूरोप नीदरलैंड में पहाड़ी इलाका ज्यादा है। वहां सब्जी की खेती करने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि जो ये जमीन थी उनकी और अगल बगल सागर था, तो यहां से लेकर यहां तक कंक्रीट, बालू, सीमेंट और स्टील की चादर से उसको घेर दिया। यहाँ का पानी निकालकर उन लोगों ने
बाहर फेंक दिया, तो ये जमीन क्या हो गई, खाली हो गई। अब वहां वो लोग अपनी सब्जी की खेती करते हैं। मतलब किसी ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं विरोध किया क्योंकि उसको अनक्लोज 1962 के द्वारा अधिकार मिला है। हम यहाँ जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं, संपूर्ण अधिकार है। यहाँ तक हम नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, यहाँ तक यानी 200 नॉटिकल मील यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र तक जो है हम लोग संसाधनों का दोहन भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान अगर हम जो है परमाणु परीक्षण भी यहाँ करते हैं तो किसी को ऐतराज नहीं होगा। परमाणु परीक्षण के अलावा कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान अगर हम 200 नॉटिकल मील के अंदर यहाँ करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, तो कोई भी देश इसका विरोध नहीं करेगा। तो लेकिन इसके बाद यानी 200 नॉटिकल मील के बाद यानी 200 समुद्री मील के बाद ये जो इलाका होगा इसको हम लोग कहते हैं खुला सागर, ओपन सी। मतलब अब इस क्षेत्र पर विश्व के दुनिया के सभी देशों का अधिकार है। यहां कोई कुछ भी कर सकता है, यहां कोई कुछ भी कर सकता है, मछली पकड़ सकता है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुला सागर सभी देशों का होता है। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितनी समुद्र में कितनी दूर तक सीमा शुल्क की वसूली की जाती है? तो समुद्र में 24 नॉटिकल मील की दूरी तक सीमा शुल्क की वसूली की जाती है। समुद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार कितनी दूरी तक है? समुद्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार 200 नॉटिकल मील की दूरी तक है। समुद्र में संपूर्ण अधिकार कितनी दूरी तक है? तो समुद्र में संपूर्ण अधिकार 12 नॉटिकल मील की दूरी तक है। तो इन सब चीजों को याद करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रश्न उठाए जाते हैं और बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ के प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। तो परीक्षाओं में एक एक अंक की मार होती है, इसलिए आपको इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए। और कुछ नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार जब भी आप इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई झाम नहीं है। अब ये चैप्टर खत्म हुआ, अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। So please like, share and subscribe. Thank you.